हाँ तो दोस्तों, प्रयागराज जीएस रजिस्टर प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। जैसे कि मित्रों, आप लोगों को मालूम होगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है और फंडामेंटल राइट मूल अधिकार मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो भारतीय संविधान के एक तरह से मानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वनडे एग्जाम से में, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम लोग बाकायदे अच्छे से पढ़ेंगे, धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे और एक एक चीज़ों को समझेंगे, एक एक प्रावधान को समझेंगे, किस किस लाइन में कौन कौन सी चीज़ों को बताया गया है। तो आप चैनल पर नए हो तो प्रयागराज जीएस रिसर्च प्रयागराज यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुँचाइए। और हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन बन चुका है, उसको आप जल्द से जल्द इंस्टॉल कर लें। उस पर सारी कोर्सें लॉन्च कर दी गई, बहुत कम शुल्क में हमारी सारी कोर्सें लॉन्च कर दी गई हैं। आपको 299 रुपए में आपको पेड का पूरा कोर्स मिलेगा, यूपी सिपाही का 299 रुपए में पूरा कोर्स मिलेगा, एसएससी जीडी का पूरा कोर्स मिलेगा, इंडिविजुअल मैथ, इंडिविजुअल रीजनिंग, इंडिविजुअल हिंदी, इंडिविजुअल जीएस और इंडिविजुअल इंग्लिश की भी सारी कोर्सेज पर लॉन्च कर दी गई हैं। जीएस के कोर्सेज जो इंडिविजुअल है 199 रुपए में, बाकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी को 149 रुपए में पूरा कोर्स दे रहा है हमारा संस्थान प्रयागराज जीएस प्रयागराज। शिक्षा जगत में बहुत आगे जाए, आप लोग का आशीर्वाद रहे और आप लोग की शुभकामनाएं रहे संस्थान के साथ। और आपसे हमारा बस विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आइए हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में हम मूल अधिकार की बात करते हैं और मूल अधिकार में हम भाग 3 की बात करेंगे। भाग 3 मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही शब्द है, इसी को हम FR भी कहते हैं, फंडामेंटल राइट। अब इसको देखा जाए कि हमारे संविधान में ग्रहण कहाँ से किया गया। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि भारतीय संविधान में जितने प्रावधान है, बहुत सारे प्रावधान विदेशी स्रोतों से आए हैं। विदेशी स्रोतों में उसी में से एक प्रावधान मूल अधिकार भी है जो कि फंडामेंटल राइट। ये अमेरिका के संविधान से आया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया और इसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 के मध्य 12 से लेके 35 के मध्य सारे प्रावधान बताए गए हैं। जो हमारा अधिकार होता है अनुच्छेद 14 से चालू होता है, समता का अधिकार, वहां से अधिकार चालू होते हैं, परंतु हम लोग 12 और 13 की बात करेंगे क्योंकि 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। आइए देखते हैं अब हम लोग 12 और 13 में कौन कौन सी चीजों को बताया गया है। अनुच्छेद 12 की अगर बात करते हैं हम लोग तो इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 12 में राज्य सरकार के अंतर्गत निम्न आते हैं, इन्हीं के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्त है। अगर आपको मूल अधिकार मिला है, मूल अधिकार दिया गया है, संविधान ने दिया है, तो आप किसके विरुद्ध प्राप्त है इसको भी जानना तो जरूरी है ना, आप किसके विरुद्ध प्राप्त है। तो यही चीज में बताया गया है कि अनुच्छेद 12 में राज्य सरकार के अंतर्गत निम्न आते हैं और इन्हीं के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्त है। पहला, भारत सरकार तथा संसद आता है और राज्य सरकार तथा राज्य का विधानमंडल आता है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और भारत के राज्य क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका और ग्राम पंचायत तथा अन्य प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, LIC इत्यादि सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे, तो वहाँ राज्य का जो मतलब होता है देश से होता है, किसी स्टेट से नहीं होता। पार्टिकुलर यूपी, बिहार, उत्तराखंड की बात यहाँ नहीं चल रही है। इस राज्य का मतलब होता है देश, कंट्री से मतलब होता है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 12 की बात कर लिया। अब अनुच्छेद 12 में एक पॉइंट और है, राज्य का दायरा, राज्य की परिभाषा। राज्य को समझना जरूरी है, राज्य की दायरा क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। एक निश्चित भूभाग हो पर उस पर जनसंख्या निवास करती हो और उसकी संप्रभु राज्य सरकार हो, ये राज्य का दायरा है और ये राज्य की परिभाषा भी है। अब यहाँ राज्य का मतलब होता है देश। अब देश से लेंगे, राज्य किसी यूपी बिहार की बात नहीं किया जा रहा है, ये केवल देश की बात किया जा रही है। इस राज्य का मतलब होता है देश। ठीक, ये तो अनुच्छेद 12 की बात हो गई। अब आइए हम लोग अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 को देखा जाए तो अनुच्छेद 13 में बताया गया है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों के विषय में अनुच्छेद 13 में बताया गया है। ये 3 खंडों में है, अनुच्छेद 13 खंड 1, 13 खंड 2 और 13 खंड 3। तीनों खंडों को हम लोग देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि
आर्टिकल है। अनुच्छेद 13 को समझते हैं। अनुच्छेद 13 खंड 1 की बात करते हैं। पहले खंड 1 की बात करेंगे और खंड 1 में संविधान की पूर्व की विधियां की बात करेंगे। संविधान की पूर्व की विधियों के विषय में क्या बताया गया है उसको देखते हैं। मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं, वह जितना भाग प्रभावित करती हैं उतना भाग हटा दिया जाएगा, शेष भाग लागू रहेगा। ऐसे इसे आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। ये तो एक लाइन की परिभाषा हो गई, इसमें बताया गया है क्या कौन से प्रावधान है। आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। संविधान की पूर्व की विधियां। संविधान बनने से पहले जैसे आप लोगों को मालूम होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो अब संविधान की पूर्व की विधियां, संविधान बनने से पहले की विधियां थी, तो उसको हम लोग 2 बॉक्स में देखते हैं। ये हो गया संविधान की पूर्व की विधियां और ये हो गया आपका मूल अधिकार। इसको FR कहते हैं, फंडामेंटल राइट। अब ये संविधान की पूर्व की विधियां हैं, ये आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब इसमें इसी को अब हम लोग प्रूफ कर देंगे कि मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं, वह जितना भाग प्रभावित करती हैं उतना भाग हटा दिया जाएगा, शेष भाग लागू रहेगा। इसे आच्छादन का या ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। ये आपकी है संविधान की पूर्व की विधियां और ये है आपका मूल अधिकार। तो मूल अधिकार देखिए इतना जो भाग बन रहा है, इस मूल अधिकार को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। कौन सी? संविधान की पूर्व की विधियां जो है मूल अधिकार प्रभावित कर रहा है। तो इतने भाग को हटा दिया जाएगा और जो शेष भाग आपका बच रहा है, ये शेष भाग लागू रहेगा। इसी चीज को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत, इस चीज को कहा जाता है। मूल अधिकार पूरा आपका लागू रहेगा, परंतु जो इतना भाग प्रभावित कर रहा है संविधान की पूर्व की विधि है उसको हटा दिया जाएगा और शेष भाग क्या होगा, लागू रहेगा। ये तो अनुच्छेद 13 खंड 1 की बात हो गई। अब हम लोग इसी के साथ में अनुच्छेद खंड 13 2 की भी बात करेंगे। अनुच्छेद 13 खंड 2 की बात करते हैं। संविधान के पश्चात की विधियां। अभी तक तो हम लोगों ने संविधान के पूर्व की विधियों की बात किया, अब हम लोग संविधान की पश्चात की विधियों की बात करेंगे। संविधान की पश्चात की विधियां, अगर वे मौलिक अधिकार को छीनती हैं या कम करती हैं तो वह उल्लंघन के मात्र तक शून्य होगी। छीनती है या कम करती हैं या ठेस पहुंचाती हैं या चोट पहुंचाती हैं तो उस मात्र तक वह शून्य हो जाएगी। अब देखते हैं संविधान के पश्चात की विधियां, उसको प्रूव करते हैं हम लोग। किसको ऐसे समझा जाए, इसी प्रकार के गोले में हम लोग, ये हो गई आपकी संविधान की पश्चात की विधियां। संविधान की पश्चात की विधियां, ये हो गया आपका मूल अधिकार। अब मूल अधिकार ये हो गया। अब देखिए संविधान की पश्चात की विधियां ए वाला गोला है और जो मूल अधिकार हमारा क्या है, ए वाला गोला है। आप देखेंगे कि मूल अधिकार को इतना जो भाग बन रहा है, ये भाग क्या कर रहा है, मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है, जो कि संविधान की पश्चात की विधियां हैं। तो इतने भाग को क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, किसका प्रभाव खत्म कर दिया जाएगा, शेष भाग क्या होगा, वो लागू रहेगा। तो ये इतना प्रभावित करे जिसको शून्य कर दिया जाएगा, वो शून्य होगी और शेष भाग लागू रहेगा। इसको क्या कहते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़े स्तर के एग्जामों में आते हैं क्वेश्चन। आप यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे 2016 का, 2021 में जो हुआ है नवंबर दिसंबर में, इस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। कूट बना के दे देता है कि कूट 1 2 3 किस प्रकार से ये सब चीजों को डाल दिया जाता है। अगर आप बेहतर ढंग से चीजों को समझेंगे, जानेंगे, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, आप ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के एग्जाम में आपको काम करेगा ये। आइए अब हम लोग खंड 13 की बात करते हैं। खंड 13 अनुच्छेद 13 खंड 3 की बात करते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है खंड 13 3 में कि विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा। विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो विधि शब्द के अंतर्गत क्या आएगा, अधिनियम आएगा, अध्यादेश आएगा, नियम आएगा, उपनियम आएगा, उसके बाद में विनियम आएगा, रूढ़ी आएगा, परंपरा, आदेश। आदेश मतलब ऑर्डर, जो न्यायालय से ऑर्डर आता है वो भी विधि के अंतर्गत आता है। नोट, संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 में बताई गई विधियों के अंतर्गत नहीं आता, ये उसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 13 में बनाई गई विधियों के अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आता। ठीक, तो हम लोगों ने अनुच्छेद 13 की बात कर लिया है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब हम लोग अब अनुच्छेद 14 की बात करते हैं।
अनुच्छेद 14 में कौन कौन से प्रावधान बताए गए उसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, अब हमारे क्या है, अधिकार चालू हो गए। जैसे मूल अधिकार, अभी तक हम लोग भाग 3 की बात कर रहे थे, 12 से लेकर 35 के बीच में बताया गया है, तो हम लोग 12 और 13 की बात किया, उसके खंड को देखा गया, अच्छे से समझा गया। अब हम लोग अनुच्छेद 14 की बात करेंगे। अब यहां से हमारा क्या होता है, अधिकार चालू होता है। अधिकार, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब यहां भी देखिएगा, आपको समझना पड़ेगा, जो राज्य शब्द है इसके अंतर्गत, और यहां भी राज्य का मतलब होता है देश। यहां देश है, किसी पार्टिकुलर राज्य की नहीं बात किया गया है। और यहाँ व्यक्ति जो है, व्यक्ति, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इसका मतलब होता है व्यक्ति को समझना होता है। पॉइंट 1 देखते हैं 14 में। पॉइंट 1 में व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत नागरिक आएंगे, अनागरिक आएंगे, और विधिक व्यक्ति भी आएगा। विधिक व्यक्ति मतलब होता है जो मतलब कि जो विधि से संबंधित कार्य करता है। कंपनी भी आएगी, सोसाइटी भी आएगा, फर्म भी आएगा, निगम भी आएगा। सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 14 का प्रावधान है। 14 पार्ट 1 की बात किया जा रहा है। अब 14 पार्ट 2 की बात करते हैं। विधि की समक्ष समता ब्रिटेन डाइसी की बुक से ली गई है। डाइसी महोदय जो ब्रिटेन के बहुत बड़े विधि वेत्ता रहे हैं, और उनका एक सिद्धांत रहा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। यहाँ विधि का शासन है, किसी बड़े व्यक्ति का, किसी बड़े तानाशाही का शासन नहीं है, विधि का शासन है। भारत में सभी लोग विधि के अधीन रह के कार्य करते हैं। संविधान के अधीन ही रह के हर व्यक्ति काम करता है, और उसके अधीन रह के काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है। विधि सर्वोच्च है। विधि सर्वोच्च मतलब लॉ इज सुप्रीम, मतलब विधि ही सर्वोच्च है। विधि को बताया गया है, एक प्रोफेसर डाइसी का एक सिद्धांत है, जो कि 14 में बताया गया, 14 पार्ट 2 में अनुच्छेद। अब हम लोग देखते हैं 14 पार्ट 3 की बात करते हैं, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण की बात किया जाए तो अमेरिकी संविधान से ली गई है, और समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। अमेरिकी संविधान से, जैसे हमने इसके पहले आपको बताया था कि हमारा जो संविधान है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, तो बहुत सारे प्रावधान हैं, जो बहुत सारे भाग हैं जो कि दूसरे देश से ग्रहण किया गया है, और हमारे देश में उसको लिया गया है, संविधान में बातों को रखा गया है। तो उसी प्रकार अमेरिका से, जिस प्रकार हमने बताया, अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार आया है। उसी में एक शब्द जब ये आता है, जब 14(3) की बात करते हैं, अमेरिकी संविधान से ली गई है, जो कि समान विधियों में, समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये तो हम लोगों ने अनुच्छेद 14 की बात कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15 के विषय में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्रयागराज जीएस रिसर्च प्रयागराज की यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, अपने दोस्तों, सहपाठी मित्रों तक पहुंचाइए। और हमारा एप्लीकेशन बन चुका है, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, प्रयागराज जीएस रिसर्च प्रयागराज के नाम पर, और हमारा यही लोगो है, देख लीजिए, ये लोगो हमारा है, और इसी लोगों को आप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत कम शुल्क में हमारी सारी कोर्सें लॉन्च कर दी गई हैं। एसएससी जीडी की 299 रुपये में, यूपी सिपाही का पूरा कोर्स 299 रुपये में, यूपी SSSC पेट का पूरा कोर्स 299 रुपये में इंडिविजुअल क्लास उस पर रख दिया गया है। आइए हम लोग क्लास की बात करते हैं, और अनुच्छेद 14 को ही देखते हैं। अनुच्छेद 14 में एक पॉइंट और है, उसको भी देख लिया जाता है। अनुच्छेद 14 एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जबकि अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। अब हम लोग इसको सामने आगे देखेंगे। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध वर्तमान में कुल 6 खंडों में है। ठीक, अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध वर्तमान में कुल 6 खंडों में है। अच्छा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, न कोई मूल वंश के आधार पर करेगा कि हम स्कूल में जन्म ले लिए हैं, ऊंचा कुल है, नीचा कुल है, न कोई जाति के आधार पर भेदभाव करेगा, न कोई लिंग के आधार पर करेगा, ये महिला है, पुरुष है, न कोई जन्म स्थान के आधार पर करेगा कि यूपी का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है,
ठीक, इस आधार पर विभेद का परिच्छेद अनुच्छेद 15 का प्रावधान है। कोई इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15 बताता है। और वर्तमान में कुल 6 खंडों में है। अब 6 खंडों में एक एक खंडों को हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 15(1) की बात करते हैं। अनुच्छेद 15(1) में बताया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अंतर न किया जाए, यह नागरिकों के लिए है। बहुत सारे अधिकार जो है हमारे नागरिकों के लिए हैं। अब बहुत सारे अधिकार नागरिकों और अनागरिकों दोनों के लिए हैं। तो हम लोग नागरिकों के लिए कि अनुच्छेद 15(1) का प्रावधान है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अंतर न किया जाए, नागरिकों के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 15(2) की बात करते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। कोई सार्वजनिक स्थल है, पार्क है, मस्जिद है, मंदिर है, सारी चीजें हैं, तो वहां पर किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस धर्म में कहें, इस मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर इसके अंतर न किया जाए। अनुच्छेद 15(2) की बात, इसके आधार पर किसी के साथ सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोका जाएगा, यह अनुच्छेद 15(2) का प्रावधान है। अनुच्छेद 15(3) की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15(3) कहता है राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करेगा और करता भी है। जैसे राज्य देखिए स्त्रियों के लिए जननी सुरक्षा योजना। अब यहाँ देखिए राज्य का जो बात है, यहाँ भी फिर हम लोग देश से ही लेंगे, कंट्री से मतलब है, किसी पार्टिकुलर राज्य की बात नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 15(3) में बताया गया राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करेगा और करता भी है। अब देखेंगे जैसे स्त्रियों के लिए जननी सुरक्षा योजना और बालकों के लिए सर्व शिक्षा अभियान। ये मतलब देखिए आपका स्त्रियों और बालकों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार लॉन्च कर दी है। स्त्रियों के लिए अलग से प्रावधान होते हैं और बच्चों के लिए अलग से योजनाएं होती हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 15(5) की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15(4) की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 15(4) जो है इसमें बताया गया है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शैक्षणिक आरक्षण दिया गया और संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा चमकम दोराईराजन बनाम भारत संघ 1951 के मामले के द्वारा संविधान, थोड़ा सा इसको अब हो गया है। ये जो 15(4) का प्रावधान है, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शैक्षणिक आरक्षण दिया गया। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शैक्षणिक आरक्षण दिया गया और संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा चमकम दोराईराजन बनाम भारत संघ 1951 के मामले द्वारा जोड़ा गया। मतलब ये जो अनुच्छेद है 15(4) का जो प्रावधान है ये 1951 में जोड़ा गया और चंपकम दोराईराजन बनाम भारत संघ के मामले के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसमें शैक्षणिक आरक्षण की बात किया गया। किसके लिए? ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। ये अनुच्छेद 15 का प्रावधान है। अब अनुच्छेद 15(4) का प्रावधान है। अब हम लोग अनुच्छेद 15(5) की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 15(5) में कहा गया है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी, एससी, एसटी को शैक्षणिक आरक्षण होगा। यहाँ देखिए दिया गया शैक्षणिक आरक्षण की बात किया गया है, ये चमकम दोराईराजन वाले मामले में, पर यहाँ देखिए निजी शिक्षण संस्थाओं में भी दे दिया गया। आप विश्वविद्यालय में जाएंगे, चाहे डिग्री कॉलेजों में जाएंगे तो वहाँ देखिए रहता है कि इतना % एससी, एसटी के लिए सुरक्षित है, ओबीसी के लिए सुरक्षित है। तो इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। और अनुच्छेद 15(6) की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 15(6) क्योंकि अभी हाल ही में प्रावधान जोड़ा गया। देखिए अनुच्छेद 15(6) में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया और उसके तहत सामान्य वर्ग में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% शैक्षणिक आरक्षण दिया गया, जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सिटीजन, ईडब्ल्यूएस। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि जो शैक्षणिक आरक्षण दिया गया 10% जनरल को, सामान्य वर्ग को, वो अनुच्छेद 15(6) का प्रावधान है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा दिया गया और सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि कमजोर वर्ग के लिए 10% शैक्षणिक आरक्षण दिया गया। ये तो बात हो गई अनुच्छेद 15(6) की। अब हम लोग इसी का एक अनुच्छेद 15(6) की बात हुई, अब इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 मिनट, इसी विषय में प्रस्तुत करता है।
जो कि एक लाइन इसको देख लिया जाता है साथ में, कि जो अनुच्छेद 15(3) है, 15(4), 15(5), 15(6) भी हम लोगों ने इसको देखा और पढ़ा भी। ये अपवाद है अनुच्छेद 15(1) का अपवाद, इसको ध्यान में रखिएगा। इसे अनुच्छेद 15(1) का इसका क्या अपवाद है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुंचाइए, और हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाके प्रयागराज जीएस प्रयागराज के नाम पर है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।